नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्रियों का फॉर्मूला चलता है। यहां पहले ही एक मंत्री कम बनाए गए थे और इसके बाद में बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बन जाने से एक और मंत्री पद रिक्त हो गया है। दोनों मंत्री पद भरने की चर्चा कई बार चली है, लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आ पाया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा बनी। सबके मन में यही सवाल है, मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब तक होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बजट सत्र के बाद जोरों पर थी। कहा जा रहा था कि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अब जून का महीना शुरू हो गया है और मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो पाता है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने बताया कि पहलगाम हमले और देश की स्थिति को देखते हुए फिलहाल ये टाल दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चर्चाएं होती रहती हैं, मीडिया चैनलों के बाद भी हमसे सुर्खियां भी बनी रहती हैं, लेकिन हर चीज का समय निर्धारित है और वो उसी समय पर होगा। देखिए, देश अभी पहलगाम के हमले के बाद एक अलग मोड में था। सारे भारतवासियों का एक ही लक्ष्य था कि हम पहले जिनके साथ गलत हुआ, जिनके परिजनों ने अपनी जान गंवाई, उनके साथ हम क्या न्याय कर सकते हैं। तो पहले सभी लोग उसी क्षेत्र में, उसी सेंटिमेंट में काम कर रहे थे और अब वो कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। तो पार्टी के कुछ और अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें मोदी जी के 11 साल की उपलब्धि का विषय है और बाकी भी विषय हैं। तो मुझे लगता है कि इनके साथ साथ आने वाले समय में जल्द ही यह कार्य भी हो जाएगा। बहुत सारे प्रदेश भी ऐसे हैं जहां पर भी उनके संगठन की गतिविधियां होनी हैं। तो हमारी पार्टी के तो पैरेलल बहुत से कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन जो भी यहां पर लंबित प्रक्रिया है, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को नई बॉडी बनानी है या निगम मंडलों की तीसरी सूची है या मंत्रिमंडल का विस्तार है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। बीजेपी का ये विशुद्ध रूप से बीजेपी की सरकार हो या बीजेपी का संगठन, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक केवल ये कवायद रहती है। इन्हीं कारणों से कोई चीज रुकी ऐसा नहीं है। ये मीडिया की बात करें या आम लोगों में जो चर्चा का विषय रहता है, ये विषय रहता है कि आज होगा, कल होगा, कब होना है। लेकिन नियत तिथि तय है, नियत समय तय है। जिस दिन ये तय हो जाएगा कि किसको मंत्री बनाना है, मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, उस दिन बगैर प्रचार किए, बगैर समाचार दिए ये सब चीजें सबके सामने आ जाएंगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा। नहीं, देखिए, विशुद्ध रूप से केंद्र का विषय है। विषय ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण सब चीजें रुकती हैं, लेकिन चूंकि कुछ महत्वपूर्ण विषय आ गए थे देश में, जिस तरीके से भी पहलगाम की घटना हुई, कश्मीर का विषय आया, तो बीजेपी के लिए ये पहली प्राथमिकता है, न कि स्वयं के लिए कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। तो मुझे लगता है वो समय निकला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव बहुत जल्द संपन्न होना है और मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, लेकिन हम इसको इंटरलिंक करें ऐसा नहीं है कि इस वजह से ये काम रुका है या उस वजह से ये काम रुका है। हाँ, ये तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्दी होगा और हमारी प्रदेश की जो कार्यकारिणी उसका गठन भी बहुत जल्द होगा। मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज है। सरकार तो ठीक से चल नहीं पा रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार असमंजस में है कि कौन से मंत्री को बाहर निकाला जाए और कौन से मंत्री की नियुक्ति की जाए। इसी बात को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुका है। देखिए, सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है और सरकार खुद को संभल नहीं रहा है, तो मंत्रिमंडल विस्तार करने का सवाल ही नहीं। दूसरी चीज, एक अनार 100 बीमार, आपस में इतना गुटबाजी, तो इसलिए सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है कि बाकी मंत्रियों को बाहर निकाल कर बाहर कर दे, फिर नया भर्ती कर ले या जो खाली पड़ा है उसी को नियुक्त कर ले। तो कुल मिलाकर सरकार पूरी तरह से असमंजस में है। आखिर करना क्या है?
और कहीं न कहीं पूरी तरह से गुटबाजी के शिकार हुई है। इसलिए ये पूरी ठंडे बस्ते में ये नियुक्तियां सरकार का ठंडे बस्ते में पड़ी। सर, ये नड्डा जी का कार्यकाल दिसंबर तक बढ़ाने की चर्चा चल रही है, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण भी ये चल रहा? आप देखिए, वो तो उनकी अधूरी पार्टी का मामला है, लेकिन जो हम लोग छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां देख रहे हैं उस परिस्थिति के अनुसार मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है, इसलिए ये निर्णय नहीं ले पा रहे। मंत्रिमंडल विस्तार को यदि राजनीतिक विश्लेषकों की दृष्टि से समझने का प्रयास किया जाए तो बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार पर वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक हो जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि जुलाई में विधानसभा का मानसून सत्र होना है और इससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एक संभावना ये नजर आ रही है कि अभी जुलाई में छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र होने वाला है। हालांकि वो समय बहुत दूर नहीं है क्योंकि 2 जून हो गया, लेकिन उसके पहले मेरे को लगता है कि हो सकता मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। और कायदे से अभी तक हो जाना था। शिक्षा जैसा विभाग, जो बृजमोहन अग्रवाल जी जब थे तो उनके पास शिक्षा विभाग था जब वो मंत्री थे। आज जो है देखा जाए तो ये शब्द बोलने में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन बोलना पड़ता है, इसका कोई माई बाप नहीं है, मतलब इतना महत्वपूर्ण विभाग। तो और दूसरी बात यह है कि इसमें क्या है कि समीकरण जो है पूरे गड़बड़ाए हुए हैं। ठीक है कि बिलासपुर का नेतृत्व है, वहां पे सरगुजा संभाग का नेतृत्व है, लेकिन इधर बात करें कि आपने जो रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जी को मंत्री पद से हटाया, उनको संसद चुनाव लड़वाया, जिताया भी, तो रायपुर से 4 के 4 पूरे बीजेपी के विधायक हैं, अभी कोई मंत्री नहीं है। जबकि एक समय 3 बार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही तो तीनों बार में बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत दोनों वहां पे मंत्री रहे। तो फिर एक गुंजाइश बनती कि एक को लेना है, लेकिन फिर यहाँ पे बात वही आती है मूणत जी की और पुरंदर मिश्रा जी की, क्योंकि एक तरफ जो है देखिए मतलब ये इशारों में ही बात होती है, क्योंकि कहीं कुछ हम प्रमाणित तौर पे कोई चीज नहीं तो हम नहीं कह सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता का हाथ जो है मूणत जी के ऊपर है, वो किसी से छिपा नहीं है। फिर यह है कि इन्होंने अपनी दिल्ली तक पहुंच लगाई पुरंदर मिश्रा जी ने, तो कहीं ना कहीं जो उड़ीसा से उसके जो है संपर्क जुड़े हुए हैं, सूत्र जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली तक के जाके करते हैं, तो एक ये यहाँ में मामला फंसा हुआ है। फिर हम बस्तर की बात करें तो केवल केदार कश्यप वहां से अभी मंत्री हैं, और बस्तर से जो है वहां पे प्रतिनिधित्व तो हमेशा 2 लोगों का रहता था। सरगुजा संभाग से तो है, लेकिन बस्तर संभाग से नहीं, तो फिर वहां से किसी को लेना नहीं लेना है, यहाँ पे मामला फंस जाता है जाके। फिर ओबीसी की बात करें तो दुर्ग के जो है गजेंद्र यादव, उनका नाम जो है प्रमुखता से लिया जाता रहा है, तो वो भी दौड़ में बाहर नहीं है। अगर कहीं मंत्री बनेंगे तो 2 बनेंगे, अब 2 बनेंगे, किसको लें और किसको काटें। तो अगर कहीं काटे तो मतलब ये कि असंतोष के स्वर उठने वाले की गुंजाइश ज्यादा होती है, तो इसलिए अभी तक के टलता रहा, मुख्य कारण ये है। लेकिन एक संभावना हल्की सी, मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूप से, हल्की सी संभावना ये बनती नजर आ रही है कि विधानसभा का जो है मानसून सत्र होगा जुलाई के 2nd वीक या 3rd वीक में, तो उसके पहले हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। नहीं, मुझे इसका कारण नहीं ऐसा लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई तो इसलिए लेट हो रहा है, क्योंकि जहां तक के जो सुनने में आता है, जो क्षण के खबरें आती है, लिखित तौर पे नहीं आती, टीवी के पर्दे पे नहीं आती, तो उसमें ये आती है कि उनके पास ऐसे 2 अवसर थे, जो मतलब विस्तार अगर कहीं चाहते तो खुद वो कर सकते थे, लेकिन वो भी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं और थोड़ा मतलब असंतोष की राजनीति से बड़े दूर रहते हैं, और मतलब उनको अनावश्यक विवाद कभी पसंद नहीं रहा। तो 2 बार ऐसा जो है घटनाक्रम रहा कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और दोनों बार नहीं हो पाया। तो उसका कारण यही है कि 1 अनार 100 बीमार। मंत्री यहाँ एक तो नहीं, यहाँ पे मंत्री 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अभी जो है तो किसको हटाएंगे, और हटाएंगे तो किसको लेंगे, और किसी को नहीं हटाएंगे, फिर उन 2 नए को किसको लेंगे। ये तो मतलब चीजें पेच पहले भी उलझा था, अभी भी उलझा है, लेकिन अब मेरे को लगता है कि बहुत इंतजार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वक्त धीरे धीरे बीत रहा है, और ये विस्तार करके जो है प्रमुख विभागों का जो उत्तरदायित्व किसी न किसी काबिल व्यक्ति को दे दिया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पुराने मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को स्थान दिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री पद हैं, जिसमें 2 पद रिक्त हैं, लेकिन झारखंड फॉर्मूले के साथ 14 मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा बीच में चली थी, जिसको ध्यान में रखते हुए 3 नए नाम भी सामने आ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाता है और कौन से नए नाम इसमें सामने आ पाते हैं।
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्रियों का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में है, लेकिन आपको बता दें जिस समय शपथ लिया गया था उस समय एक मंत्री वैसे ही कम बनाए गए थे और इसके बाद जो है बृजमोहन अग्रवाल जब सांसद बन गए उसके बाद एक और मंत्री पद खाली हो गया था। तो फिलहाल 2 मंत्री पद खाली हो और उसे भरने के लिए कई बार चर्चाएं भी चली हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने निकलकर नहीं आ पाया है। बजट सत्र के समय भी जो है चर्चा काफी तेज हुई थी कि बजट सत्र के बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन उस समय भी कोई भी जो प्रतिक्रिया है अब तक नहीं निकल पाई है। अब तक कोई जो है नतीजा सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अब जो है एक बार फिर से चर्चा चल रही है और कहा भी जा रहा है कि जून तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता था। लेकिन एक बार फिर से यहां पर जो है ये कहा जा रहा है अब कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल दिसंबर तक बढ़ रहा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण भी जो है मंत्री पद जो है छत्तीसगढ़ में नहीं सामने आ पा रहे हैं, मंत्री पद में नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के यह भी कारण माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसके कारण भी जो है मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है। तो अब देखना यह होगा कि कब तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो पाता है, क्योंकि चर्चाएं काफी तेज हैं। शिक्षा विभाग जैसे कई पद जो है खाली छत्तीसगढ़ में है, तो कब नियुक्ति होती है मंत्रियों की और कब जो ये 2 पद भर पाते हैं। और कहा यह भी जा रहा था कि 2 मंत्री के पद खाली हैं, लेकिन 3 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो इस पर भी अब देखना होगा कि कब तक निर्णय निकलकर सामने आता है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लगातार पैदल यात्रा और धरना प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस पार्टी में अपनी शाख बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर बात की जाए तो उनके बदलने की भी सुगबुगाहट तेज है। पीसीसी अध्यक्ष पद के लिए अब पूर्व मंत्री उमेश पटेल और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का नाम सुर्खियों में है। कुछ समय पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी चर्चा में थे, लेकिन क्या अब कांग्रेस पार्टी युवा चेहरे पर दाव लगाना चाहती है? देखिए इस रिपोर्ट में। पीसीसी अध्यक्ष पद की घोषणा कब तक हो पाती है, ये तो जानना दिलचस्प होगा ही, लेकिन मामले को लेकर पीसीसी वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं कि आलाकमान ने मुझे पीसीसी का अध्यक्ष बनाया है। वर्तमान में मैं ही पीसीसी अध्यक्ष हूँ और इसके तहत पार्टी की मजबूती के लिए लड़ाई लगातार हम लड़ रहे हैं। मजबूती के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी की सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे आलाकमान जो भी तय करेगा उनका निर्णय होगा। अब मुझे तो नहीं पता, अभी तो वर्तमान में मैं पीसीसी अध्यक्ष हूं और आलाकमान ने मुझे बनाया है और मैं लगातार पार्टी के मजबूती के लिए काम कर रहा हूं और जब तक आलाकमान चाहेगा तब तक मैं काम कर रहा हूं। और बाकी ऊपर में कौन चल रहा है कौन है अभी तो हमारे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन ये है कि वर्तमान परिस्थिति में जिस मुद्दों के साथ पार्टी को लड़ना चाहिए उन मुद्दों को लेकर पार्टी बेहतर और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है और सरकार कहीं न कहीं इन तत्कालीन मुद्दों को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बैकफुट में नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें बीजेपी कहते हुए नजर आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का चाहे जो भी हो, लेकिन प्रदेश में काम कर पाने में पूरी तरह विफल साबित हो जाते हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि लगातार अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बदलता है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तकलीफ होती है और आपसी कलह देखने को मिलता है। इससे कई दिन पहले टीएस सिंहदेव जी का नाम चल रहा था, यानी कि फिर उनका पत्ता शायद कट गया है। कांग्रेस में 5 चुनाव को हरवाने वाले अध्यक्ष को भी नहीं बदला गया है, तो ये सुगबुगाहट ही हो रही है पिछले कई महीनों से। अब कब बनेगा नया अध्यक्ष, कौन बनेगा, ये तो कांग्रेस पार्टी का विषय है, लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है कोई खास काम करके नहीं दिखा पाता। देखिए, पीसीसी अध्यक्ष का विषय तो विशुद्ध रूप से ये कांग्रेस का मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि अध्यक्ष बदल कर कांग्रेस कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीयत ही ठीक नहीं है। बड़े नेताओं को आपसी प्रतिद्वंद्विता, आपसी जो घमासान है, वो कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण बना है। पहले मोहन मरकाम थे तो भूपेश बघेल जी उनके पीछे लगे थे, फिर दीपक बैज ने, उनसे इनकी जम नहीं रही है। तो हर एक व्यक्ति वहां पर अध्यक्ष बनना चाहता है, लेकिन संगठन को कोई आगे बढ़ाए इसकी चिंता किसी भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को नहीं है। वो केवल वहां पर स्थापित होकर अपना दबाव बनाकर अपने ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहता है, पार्टी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसलिए कांग्रेस का पतन न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश के अंदर में हो रहा है। मुझे लगता है इस प्रदेश में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हो, चाहे दीपक बैज हो, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता और इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भरोसा जब तक नेता नहीं जीतेंगे, तब तक इस कांग्रेस का कुछ नहीं होना है। मुझे लगता है केवल जिस तरीके से पिक्चर बदलती है, पोस्टर बदलता है, लेकिन वो पिक्चर सुपर फ्लॉप हो जाती है, उसी स्थिति पर आज कांग्रेस खड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को वरिष्ठों की दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बहुत समय तक रखने की परंपरा नहीं है, जिसके तहत अब फिर से बदलाव की सुगबुगाहट तेज है। 2 नाम चल रहे हैं, लेकिन एक तीसरा नाम भी सुर्खियों में बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का है। उनके नाम को भी पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से किसी भी सरकार का कार्यकाल 5 साल होता है और मैं नहीं समझता कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तो पूरे 5 साल कोई जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा होगा। हालांकि भूपेश बघेल जी जो है काफी लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसमें कोई दो मत नहीं है, और उनके नेतृत्व में सरकार भी बनी। जब फिर वो मुख्यमंत्री बने तो फिर ये ऑप्शन ये था कि किसी आदिवासी को जो है यहाँ पे अध्यक्ष बनाना है, क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है। हालांकि और भी जाति के लोगों की बहुतायत है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए फिर 2 विकल्प थे राहुल गांधी जी के सामने में, मोहन मरकाम जी और दीपक बैज जी। तो पहला जो था तो उन्होंने मोहन मरकाम जी को अवसर दिया आदिवासी वर्ग से, फिर वो हटे तो दीपक बैज जी को उन्होंने दिया और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो है चुनाव भी लड़ा गया दीपक बैज जी के नेतृत्व में। अब नतीजा चाहे जो रहा हो, लेकिन चूंकि उनको क्या है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों का अनुभव रहा है, मतलब विधायक भी रहे, वो लोकसभा में सांसद भी रहे, तो बहुत दीर्घ अनुभव है उनका राजनीति का। लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत लंबे समय तक के रखे जाने की कांग्रेस में परंपरा नहीं, इससे 2 नाम चल रहे हैं निश्चित रूप से, उमेश पटेल जी और आपने जो कहा देवेंद्र यादव जी। लेकिन उसके पहले टीएस बाबा का भी नाम चला था, तो अभी भी आप टीएस बाबा के नाम को खारिज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टीएस सिंहदेव जी जो है प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम जीवित है। कई बार आज व्यक्ति ये इंतजार करता है कि चुनाव का जब नजदीक समय हो तो मैं उसके उत्तरदायित्व को उठाऊं, क्योंकि अभी जो है जिस हिसाब से 3.5 साल बचा है तो बहुत लंबा समय होता है। बात करें हम उमेश पटेल जी की और देवेंद्र यादव की, तो निश्चित रूप से उमेश पटेल जी के खुद जो पिता थे, बहुत बड़ा नाम थे नंद कुमार पटेल जी, वो मंत्री भी रहे प्रदेश सरकार में, फिर वो खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे और सफल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। वो झीरम घाटी में उनकी शहादत हो गई, झीरम घाटी हमले में, और उसके बाद फिर 2 बार के जो है उमेश पटेल जो है विधायक रहे, और विधायक भी क्या रहे, वो तो मंत्री भी रहे। तो उमेश पटेल जी का भी अपना दीर्घ अनुभव हो गया है और अभी भी जो विधानसभा में उनकी उपस्थिति जो है बहुत व्यापक रूप में दिखती है सदन में जब वो बोलते हैं, तो दौड़ में है। अब बाकी देवेंद्र यादव जी की बात करें तो निश्चित रूप से उनका भी बड़ा लंबा करियर रहा, महापौर रहे, विधायक रहे, फिर उसके बाद अभी ईडी में जब वो जेल गए, तो एक है कि अगर राजनीतिक कारणों से जो नेता जेल जाता है तो बहुत वो मजबूत होकर बाहर आता है, तो क्योंकि वो राजनीतिक एक बहुत बड़ा कारण था। हालांकि जो भी अपराध जो दर्ज किया गया वो तो है ही है, तो लेकिन 2 नाम में मेरे को ज्यादा जो संभावना जो है नजर आती है। अगर ये 2 नाम की बात करें, मैं टीएस सिंहदेव जी का नाम अलग रखता हूं, तो उमेश पटेल की चांसेस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि अभी जो है देवेंद्र यादव जी के सिर पे ईडी की तलवार लटकी हुई है, और निश्चित रूप से दिल्ली वाले जो है अगर कहीं वो फैसला करेंगे तो इस पर बहुत व्यापक सोच विचार करेंगे कि ऐसा कहीं कोई जोखिम वाला काम ना हो, क्योंकि अभी वो जमानत पे बाहर हैं। तो देखा जाए तो फिर वो दावा कह लें या फिर गुंजाइश कह लें या संभावना कह लें, उमेश पटेल की संभावना जो है ज्यादा नजर। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की नियुक्ति कब तक हो पाती है, हालांकि फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उमेश पटेल और देवेंद्र यादव के चेहरे की अगर बात की जाए तो युवा चेहरा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है।
आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि कौन से नाम पर मुहर लग पाती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज लगातार छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन और जो है पैदल यात्रा के जरिए छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस को सुर्खियों में बनाए रखने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहीं उन्हें जो है बदलने की भी तैयारी चल रही है और सुगबुगाहट भी अब काफी तेज हो गई है। पहले पीसीसी अध्यक्ष पद के लिए आपको बता दें पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का नाम काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन अब विधायक जो है उमेश पटेल और देवेंद्र यादव का भी नाम काफी सुर्खियों में चल रहा है। अगर देवेंद्र यादव की बात करें तो जो है बिहार के प्रभारी भी बनाए गए हैं और इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं। और इसी के साथ अगर बात करें उमेश पटेल की तो नंद कुमार पटेल के सुपुत्र होने के नाते ही काफी सुर्खियों में रहते हैं और इसी के अलावा आपको ये भी बता दें कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो लगातार दोनों के नाम पर काफी जो है चर्चाएं तेज हो गई है एक बार फिर से, और जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की एक बार फिर से जो है बातचीत है वो काफी अब तेज हो गई है। फिलहाल जो है विधायक जो देवेंद्र यादव है और उमेश पटेल है वो राहुल गांधी की काफी पसंद माने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि युवा प्रदेश अध्यक्ष रखने की तैयारी भी छत्तीसगढ़ में चल रही हो और इसी के साथ जो है अब देखना ये होगा कि क्या आगे जाकर जो है बदलाव होते हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद की नियुक्ति किसकी हो पाती है। तो वहीं रायपुर पुलिस विभाग ने 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों को विदाई दी है। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह, रक्षित निरीक्षक अनीश सारथी, लिपिक निरीक्षक पीएस यादव, जनरल लाल राठौर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अधिकारियों ने अपने सेवा काल के अनुभव और चुनौतियों को साझा किया। उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया और वरिष्ठ अधिकारियों से कई मुद्दों पर चर्चा की। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने भी सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवा की सराहना की। उन्हें शॉल और 7 स्मृति चिन्ह और पेंशन दस्तावेज भेंट किए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्ला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पथरिया मंडल में 3 करोड़ की लागत से कई सड़कों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है और इसमें ग्राम मचाहा से लमती तक 1.75 किलोमीटर पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 1 करोड़ 50 लाख ग्राम प्रसाद के यहां पर आपको बताते चले की स्वीकृति भी दी है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध होगी और साथ ही क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सभापति अनिला देवेंद्र राजपूत, जनपद सदस्य रिंकू ठाकुर, संजय राजपूत, मंडल अध्यक्ष हरिशंकर वर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। बीजापुर के नेशनल पार्क के जंगलों में हो रही इस मुठभेड़ में अब तक एक नक्सली को मार गिराया गया है और मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि सर्चिंग के चलते पुलिस को सफलता मिलती जा रही है और नक्सलियों को बैकफुट पर देखा जा रहा है। बसना के ग्राम पंचायत बरडी में पूर्व सरपंच संजय भोई पर सरकारी राशि के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। 5,18,575 की गबन की पुष्टि होने के बावजूद न केवल जांच को बंद कर दिया गया है बल्कि आरोपी पंच पद का चुनाव लड़कर निर्वाचित भी हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की कार्य प्रणाली और साथ ही पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सरायपाली ने संजय भोई को छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम की धारा 92 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। भोई ने उक्त आदेश को कलेक्टर न्यायालय महासमुंद में चुनौती दी, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर प्रभात मलिक ने अपील को खारिज करते हुए गबन की राशि को वसूली योग्य बताया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।